Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Okay, class 9th. This is your English language lesson, day 1 of week 9. Inshallah, I hope कि week 9 जो है वो आपका online classes का last week होगा. आइए देखते हैं हम आज के lesson में क्या पढ़ेंगे. Today's lesson we are going to discuss our topics interjection and articles. ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं. इंशाल्लाह इसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस लेसन के बाद आप लोग जान सकोगे इंटरजेक्शंस और आर्टिकल्स के बारे में और उनके यूजेस या इनके इस्तेमालात के बारे में. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन. पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर इंटरजेक्शंस. Interjections are words used to express strong feeling or sudden emotion. यानी कि interjection जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमारी strong feeling या एक अचानक जो भी हमारा कोई जज्बा होता है उसका इजहार जो है वो करते हैं. अब अचानक वाली emotion जो है वो कौन सी है. मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप वॉक कर रहे होते हो, वॉक करते करते आपको एकदम से ठोकर लग जाती है तो क्या होता है, आपको तकलीफ होती है या आपको दर्द होता है तो आप बेसाख्तगी में आपके मुंह से ओह या हाय या आउच कोई भी आवाज़ जो लफ्ज़ आप बोलने के आदी हो तो क्या होता है आपके मुंह से बेसाख्तगी में वो लफ्ज़ अदा हो जाता है. आप कुछ सोच समझ के वो लफ्ज़ नहीं बोलते, लेकिन क्या होता है कि सुनने वाले को आइडिया हो जाता है आपका वो लफ्ज़ सुन के कि आपको कोई तकलीफ हुई है या आपको कोई मसला हुआ है. ठीक है. इसी तरह जब आप खुश होते हो तो क्या होता है आपकी आवाज़ एकदम बुलंद हो जाती है. आपकी वॉइस टोन जो है, आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो सुनने वाले को बता देता है कि शायद आप बहुत खुश हैं. इसी तरह जब कोई बुरी खबर सुनते हो तो आपके बेसाख्तगी में आप जो है वो कहते हो ओहो. तो ये क्या हो गया, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि आपके सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो है वो जाहिर करते हैं. अगर आप उदास हो और आप कहें कि मैं उदास हूँ तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, क्योंकि ये तो एक फीलिंग तो ज़रूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है जो अचानक हो. उनके लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. ठीक है. ये हमारी एक नॉर्मल फीलिंग है, उदास होना, खुश होना. ठीक है. यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है कि एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द इमोशन और फीलिंग ऑफ द ऑथर. सेम थिंग, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई. प्लस लिखा हुआ है दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन. बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ अकेले बोले जाते हैं यानी कि जुमले की ज़रूरत नहीं भी होती. आर बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर अ सेंटेंस, और किसी सेंटेंस के शुरू या बाद में जो है वो इन अल्फाज को प्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है, उन्हें बोला जा सकता है. हियर आर सम सेंटेंसेस जिनमें आप देख सकते हो कि इंटरजेक्शंस इस्तेमाल हुए हुए हैं और वो उनका क्या इस्तेमाल है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आह दैट फील्स वंडरफुल, यानी कि ये जो बोलने वाला है उसे वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है जिसकी वजह से वो यहाँ पे ये वर्ड बोल रहा है. फिर लिखा हुआ है लास्ट आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस. यहाँ पे ये लास्ट वर्ड जो है वो तकलीफ का या गम का भी इजहार होता है, दुख का. ठीक है. तो और यहाँ देखिए वी हैव वॉन द मैच याहू, यानी कि याहू वर्ड जो है वो खुशी का इजहार है. मैच जीत गए हैं वो ऑफ कोर्स खुश हैं. ब्लेस यू आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, यहाँ पे जो है वो एक दुआई अंदाज में जो है वो ये कह रहे हैं कि आपके बगैर जो है वो ये मैं नहीं कर सकता था. और यहाँ लास्ट सेंटेंस देखिए व्हाट अ नाइस ड्रेस. बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है तो आप कहते हो कितना खूबसूरत है. ये आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे होते किसी से कि आप कोई आपको बताए कि ये कितना खूबसूरत है. एक्चुअली ये आपके इमोशंस होते हैं जिनके इजहार के लिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हो कि ये कितना खूबसूरत है, ये कितना प्यारा है. ठीक है. तो यहाँ पे व्हाट वर्ड जो होता है वो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपके वंडर को एक्सप्रेस कर रहा होता है, आपकी हैरत को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि आप उससे इंस्पायर हो रहे हो, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है. और एक चीज़ और कि जब आप इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हो तो उनके बाद आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा, एक शॉर्ट लाइन है और उसके नीचे एक डॉट है. इसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं. ठीक है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जिस तरह न्यू सेंटेंस के बाद होता है. आप देख रहे हो जहाँ पे भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है उसके बाद हमारा नया सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. बेटा इंटरजेक्शन जो थे वो बहुत ही सिंपलेस्ट हमारा टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच का. उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिन वर्ड से आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई सडन इमोशन जो है वो जाहिर होगा उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपने माइंड में रखनी है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार होगा जिसमें उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी कि हमारे सेंटेंस में
ऐसे अल्फाज जो आपके जज्बात को, सडन इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके फीलिंग्स को शो करें, वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लुक एट दिस। आप जानते हैं कि अ, एन और दा को हम आर्टिकल कहते हैं। आप उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि आर डिटर्मिनर्स और नाउन मार्कर्स, यानी कि डिटर्मिनर्स यानी कि वो फैसला करने वाले होते हैं, और नाउन मार्कर्स का मतलब यानी कि नाउन को मार्क करते हैं या नाउन की निशानदही करते हैं। दैट फंक्शन टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक इन इट्स रेफरेंस। जनरल का मतलब है आम और स्पेसिफिक का मतलब है खास या मखसूस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस नाउन का हवाला दिया जा रहा है वो आर्टिकल जो है वो हमें बताते हैं कि वो कोई जनरल नाउन है, आम नाउन है, या फिर कोई स्पेसिफिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन व्हिच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। देखिए, आप यही चीज एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज या एडजेक्टिव्स क्वालिफाइज अ नाउन, यानी कि वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिफिके उसका बताता है कि नाउन की क्या प्रॉपर्टीज हैं या नाउन को वो मॉडिफाई करता है। अब यही बात वो आर्टिकल के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल एंड एन एडजेक्टिव, वो हम नीचे देखिए लिखा हुआ है। टेक्निकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है देखिए। विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन, यानी कि क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को डिफाइन करता है, तो द भी एक्चुअली नाउन को ही डिफाइन कर रहा होता है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यूजुअली एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स थ्रू डिस्क्रिप्शन। वो कह रहे हैं कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन को डिस्क्रिप्शन के थ्रू, यानी कि उसमें बाकायदा बताया जाता है कि नाउन की क्या जो है क्वालिटी है, तो वो उसको डिस्क्रिप्शन के थ्रू मॉडिफाई करते हैं। जबकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ उनको पॉइंट आउट करने के लिए या नाउन का रेफरेंस देने के लिए कि ये वाला स्पेसिफिक नाउन है, तो हम वर्ड द इस्तेमाल करते हैं। ठीक, या कोई भी आर्टिकल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्टिकल्स अ एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तीन आर्टिकल्स हैं, अ, एंड और द। तो अ और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, और दे आर यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को आप पढ़ चुके हो कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और लिखा है व्हेन द नाउन रेफर टू, जब जिस नाउन का हवाला दिया जा रहा है वो नॉन स्पेसिफिक हो, यानी कि वो कोई खास नाउन ना हो। आप जानते हैं कि नाउन की आपने जब टाइप्स पढ़ी, तो स्पेसिफिक नाउन्स जो होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं वो तो आप जानते हैं कि वो क्या है। अब लिखा हुआ है द आर्टिकल द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड टू शो स्पेसिफिक रेफरेंस। ये किसी मखसूस चीज का हवाला देने के लिए किया जाता है, एंड कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे आपने पढ़ा कि हम अ और एन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और द को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अ और एन को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं प्लस नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई किसी खास नाउन की बात नहीं हो रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। सिंपल, किताब जो है वो नहीं पता कि कौन सी किताब है, किसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जब हम उससे पहले क्या लगा देंगे, अ। लेकिन जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारतन बात करते हैं, तो तब हम वर्ड दा इस्तेमाल करते हैं, और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो मैं बात स्पेसिफिकेशन की कर रही हूँ उसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम स्टडिंग फॉर अ टेस्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि किसी टेस्ट की तैयारी हो रही है। अब कौन से टेस्ट की तैयारी हो रही है ये नहीं पता, स्पेसिफिक नहीं है, तो हम यहाँ पे जब आर्टिकल पुट करेंगे तो हम अ लगाएंगे। अब नीचे जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट, इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक है। स्पीकर को ये बात पता है कि वो कौन से टेस्ट की तैयारी कर रहा है। मे बी वो हो सकता है मेडिकल के टेस्ट की तैयारी कर रहा हो कि आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज, या हो सकता है वो कोई स्कूल टेस्ट हो। तो जब टेस्ट स्पेसिफाई होगा तो तब हम उससे पहले दा लगाएंगे, लेकिन जब इन जनरल बात होगी तो तब हम फिर आ लगाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे सेम सेंटेंस, दिस इज अ बुक और दिस इज द बुक। हो सकता है यहाँ पे सेंटेंस दिस इज द बुक के बाद हो कि विच आई लाइक द मोस्ट, यानी कि ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। और जब हम जनरल में बात कर रहे हैं तो हमने कर दिया दिस इज अ बुक। नाउ द यूज ऑफ अ एंड एन। अभी आपने पढ़ा कि हम अ और एन यानी कि इन जो आर्टिकल्स हैं उनको हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात भी उन्होंने यही की हुई है कि वी डोंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स, सेम थिंग है। ओके, नेक्स्ट इज इफ
a noun starts with a consonant sound, comes before the noun. अब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड से क्या मुराद है बेटे, आगे आपको उन्होंने लिखा हुआ है। आपको पता है कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं हमारे जो 26, उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ वोवेल। वोवेल्स आपको पता है कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। और जो बाकी के हमारे लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सोनेंट साउंड को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा सा एम्फेसाइज किया हुआ है। तो उसकी वजह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर्स या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं हो रही। ये जो है ये लेटर्स हैं बी सी डी, दीज आर द नेम्स ऑफ दीज लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, ये इनके साउंड नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इनके साउंड्स क्या हैं। जैसे बी का साउंड है ब, सी का साउंड है ख, डी का साउंड है ड, इसको हम साउंड जो है वो आता है। ये एक्चुअली पढ़ने में जी है लेकिन इसका साउंड ग आता है। जैसे मिसाल के तौर पर गन वर्ड है, गन की स्पेलिंग में क्या आता है, जी यू एन, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो आवाज़ क्या आती है, गन, ग का साउंड आता है। तो ये एक्चुअली साउंड का नाम है ग। तो मैं आपको ये एक्चुअली बता रही हूँ कि जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम उनसे पहले आ लगाते हैं अगर वो सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखें, ये इन वॉवेल्स का भी बता देती हूँ आपको। वॉवेल्स हमारे पास ए ई आई ओ यू है, लेकिन इनका साउंड जो है वो बेसिकली ए का आता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हम इसे लेटर का नाम क्या है, ए, इसका साउंड होता है ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए वर्ड जो है, अगर लफ्ज हो बैट, बी ए टी बैट, ठीक है। तो जब हम देखो बैट बोलते हैं तो बीच में ए का आवाज कैसी आ रही है, ए की आ रही है, बैट, ठीक है। या जिस तरह कैट, हम ए की आवाज जो है उसको हम ए का साउंड आता है। तो हम ऐसा नहीं होगा कि बी ए टी बैट लिखेंगे तो हम उसे बेट पढ़ेंगे, ठीक है, उसे हम बैट पढ़ते हैं। इस तरह ई जो है इसका साउंड जो है वो है एह। जैसे वर्ड है लेग, एल ई जी लेग, तो हम उसे लीग नहीं पढ़ते, उसे हम लेग पढ़ते हैं। एल ई जब बीच में इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसके साउंड पर गौर करें, लेग, क्या साउंड आ रहा है, एह। इसी तरह आई वर्ड जो है इसका साउंड है ई, ठीक है। इसका इस लेटर का नाम आई है लेकिन इसका साउंड क्या है, ई है। जैसे वर्ड है पिन, पिन सोचें, पी आई एन। तो अब जब आप इस वर्ड को पढ़ के देखें पिन, तो इसमें आई की जगह पे कौन सा साउंड आ रहा है, ई, पिन। इसी तरह ओ, ये वर्ड है ओ लेकिन इसका साउंड होता है आ। जैसे मिसाल के तौर पे कॉट, कॉट वर्ड है सी ओ टी, कॉट, तो हम उसे कोट नहीं पढ़ते, उसे हम पढ़ते हैं कॉट, आ का साउंड आता है। इसी तरह ये वर्ड यू है, इस लेटर का नाम क्या है, यू, लेकिन इसका साउंड आता है अ। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका वर्ड लिखा हुआ है अम्ब्रेला, इसे हम यम्ब्रेला नहीं पढ़ते कि ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये यम्ब्रेला है, ये इसका साउंड क्या है, अ, अम्ब्रेला। इसी तरह आप वर्ड सोचे बन, बी यू एन, बन, तो इसमें यू का साउंड क्या आ रहा है, बन, का साउंड आ रहा होता है। तो वॉवेल्स के जो साउंड होते हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो एक्चुअली वो वाला साउंड ही होता है, अलिफ वाला साउंड दे रहे होते हैं, चाहे वो ई हो, ऊ हो, ओ हो, एह हो। एक्चुअली जो साउंड होता है वो उनका अलिफ वाला आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो अलिफ के अलावा जितने भी साउंड होंगे बाकी के वो सब क्या होंगे, वो कॉन्सोनेंट में काउंट होंगे। जबकि ए के साथ ए वाला जो साउंड है वो सारे वॉवेल्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखें, अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। देखें, यूनिवर्सिटी, although it is starting from a consonant letter but it sounds like a consonant, सॉरी मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया। ये एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बट इट इज साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूजफुल आइटम, ठीक है, यूनिक, ये सारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनका साउंड जो है वो वॉवेल वाला नहीं है। यूरोपियन, ई और यू हालांकि दोनों वॉवेल्स हैं लेकिन इसका साउंड क्या है, य। तो इनसे पहले हम, जब हमने आर्टिकल लगाना होगा तो हम ए लगाएंगे। अब नीचे देखें, एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर, सेम थिंग जो कि हमने यूज ऑफ ए के लिए पढ़ी, कि कोई चीज़ सिंगुलर होगी और स्पेसिफिक नहीं होगी तो हम उसके लिए या एन इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही बात कि वी डोंट यूज एन, यहाँ पे एन आना चाहिए, ठीक है। हम अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के लिए एन नहीं लगाते। और फिर इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड, यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, तो एन का कम्स बिफोर द नाउन, तो नाउन से पहले हम
एन लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये साउंड भी वॉवल का कर रहा है। अम्ब्रेला, अ का साउंड आ रहा है। आउल, अब यहाँ पे देखें स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एच से, लेकिन यहाँ जब हम इस आवर को पढ़ते हैं तो एच जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, साउंड क्या आ रहा है, आवर, तो इस वजह से हम इससे पहले एन लगाएंगे। इसी तरह वर्ड है ऑनेस्ट, एच जो है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए इससे पहले हम एन लगाएंगे। ऑनेस्ट वॉवल साउंड कर रहा है। ये जरा देखिए, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, एम बी ए, ये लेटर क्या है, एम है, लेकिन इसका साउंड पे आप गौर करें, एम, ए की आवाज आ रही है, वॉवल का साउंड कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया। सिंपली यानी कि ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो यूज ऑफ आ और एन में आपने ये बात याद रखनी है कि चीज, जिस भी चीज से पहले आ या एन लगेगा वो सिंगुलर होगी, सबसे मेन थिंग, क्योंकि आ या एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में एन एप्पल, तो इसका मतलब होता है एक सेब। तो जब कोई चीज प्लूरल होगी तो आप उससे पहले एक लफ्ज नहीं लगा सकते, जैसे किताब मिसाल के तौर पे अगर बुक्स वर्ड लिखा हुआ है तो आप उससे पहले अ बुक्स नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, एक किताबें, क्या ये चीज सही है? तो अब आपने जहन में रखना है कि सबसे पहली मेन थिंग क्या है कि अ और एन हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे पास नाउन्स जो है वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये, काउंटेबल नाउन से पहले लगाना है। और अ और एन के दरमियान क्या डिफरेंस है कि अ जो है वो हम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले लगाते हैं, जबकि एन जो है वो हम वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से या नाउन से पहले पुट करते हैं। यूज ऑफ द, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा कि अ या एन जो है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, द हम स्पेसिफिक या मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका देखें नंबर 1 यूज लिखा है यूनिक थिंग से पहले। यूनिक थिंग से क्या मुराद है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इनसे पहले जो है वो हम द लगाते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो कि अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है बेटे, जैसे हम इन जनरल बात करते हैं, जैसे मैं एक जुमले की मिसाल देती हूँ आपको कि गाय दूध देती है। ठीक है, अब क्या मैं किसी खास गाय की बात कर रही हूँ कि ये वाली गाय जो है दूध देती है? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि गाय जो है वो दूध देती है। या घोड़ा जो है वो हम सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोई मखसूस घोड़ा इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जिसको जो अवेलेबल हो वो घोड़ा इस्तेमाल कर सकता है। तो जब कोई नाउन ऐसा हो जो कि खुद तो सिंगुलर हो लेकिन वो अपनी पूरी क्लास को अपनी उसकी नुमाइंदगी करे, तो हम उस वर्ड से पहले भी द लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या कोई सिर्फ एक ही कुत्ता वफादार है? नहीं, पूरे तमाम ही डॉग्स जो हैं वो वफादार होते हैं। तो इसलिए अब देखिए ये है सिंगुलर, लेकिन इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ द डॉग्स। ठीक है, तो इसलिए हमने इससे पहले द लगा दिया। इसी तरह द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज जो है वो तमाम रोजेस की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉरी नेक्स्ट यूज ऑफ द इज के वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आपने एडजेक्टिव्स का टॉपिक पढ़ा है, उसमें आपने उसके डिग्रीज भी पढ़ी हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक चीज को एक से ज्यादा चीजों से कंपेयर किया जा रहा। ठीक है, जब एक चीज को एक ही चीज से कंपेयर किया जाता है तो फिर हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा चीजों से कंपैरिजन जब हो तो फिर हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ जुमला लिखा कि अली इज द टॉलेस्ट मेंबर ऑफ हिज होल फैमिली, यानी कि अली अपनी तमाम फैमिली में सबसे लंबा या सबसे टॉलेस्ट जो है वो फर्द है। अब यहाँ देखिए कि अली को जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, किसी एक उसके बहन या भाई से नहीं, या किसी उसके एक फैमिली मेंबर से नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली से। तो इसलिए यहाँ हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो हम उससे पहले द लगाएंगे। अब लिखा हुआ है कि एहसन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि उसको पूरे क्लास से जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले मोस्ट लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और फिर जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले द लगाएंगे। अच्छा, लिखा हुआ है बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, जब एक नाउन के तौर पे जो है वो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो। आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जुमला आपसे शेयर करूं, जैसे ही इज अ रिच मैन। ठीक है, इसमें रिच मैन जो वर्ड है वो क्या है, मैन एक्चुअली नाउन है और रिच जो है वो एडजेक्टिव है। मैन नाउन है और रिच एडजेक्टिव है, और हमारा एडजेक्टिव जो है वो हमें बता रहा है कि वो जो मैन है या वो आदमी है वो कैसा है, रिच है यानी कि अमीर है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब एक नाउन
के तौर पे एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल होता है। अब रिच एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वो एक एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है। तो जब एक एडजेक्टिव एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो हम उससे पहले भी द लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ जुमला लिखा है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि जो अमीर है उसे गरीब की मदद करनी चाहिए। सही है। तो अब ये बात आपने याद रखनी है कि ऐसा तमाम एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सिर्फ चंद एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो इनको नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिन भी एडजेक्टिव्स को नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनसे पहले हम जब उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम द जो है वो लाजमन लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट यूज ऑफ द है कि जब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन होते हैं उनके नामों से पहले द लगाया जाता है। फिर है हमारा टॉपिक बिफोर ऑर्डिनल्स। ठीक है, ऑर्डिनल्स हम किसे कहते हैं? देखो, आप काउंट करते हो सिंपली, तो आप 1 2 3 4 5 6 जो है इस तरह काउंटिंग करते हैं। लेकिन जब आपको किसी चीज़ की पोजीशन या उसका नंबर बताना होता है तो हम कहते हैं कि वो फर्स्ट है या वो सेकंड है या थर्ड है या लास्ट है या नेक्स्ट है। तो इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो जब भी इस तरह ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ होंगे तो उनसे पहले भी द लगेगा। बिफोर द हॉली बुक्स, जो भी हमारी मुकद्दस किताबें हैं, उनके नामों से पहले द लगता है। बिफोर द नाउन्स व्हिच आर इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिस चीज़ का पहले हवाला दिया गया हो, सयाको सबाक में मौजूद हो कि अगर ये विंडो जिक्र हो रही है तो किस चीज़ की, कहाँ की विंडो का जिक्र हो रहा है। स्पेसिफिकेशन मौजूद हो तो हम उनसे पहले भी द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द विंडो, द किचन, द डोर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ थिंग इज मेंशन्ड सेकंड टाइम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वही बात आ जाती है स्पेसिफिकेशन की, कि देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव अ बुक। यहाँ पे हमारे पास बुक का कोई रेफरेंस नहीं है कि कौन सी बुक। ठीक है, तो इसलिए जब हमने यहाँ पे आर्टिकल पुट करना है तो हम जनरल के लिए और नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम कौन से आर्टिकल्स लगाते हैं? या एन। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड था, इसलिए हमने इससे पहले अ लगा लिया, आई हैव अ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बुक जो है इसका हमारे पास हवाला मौजूद है। क्या हवाला है? यहाँ पे किस बुक का जिक्र हो रहा है? जो कि मेरे पास है। ठीक है, इस बुक का जिसका पहले सेंटेंस में जिक्र किया गया है। अब आ गई स्पेसिफिकेशन, तो इसलिए अब हम इससे पहले द लगाएंगे। जब कोई चीज चाहे वो बेशक कॉमन नाउन ही, लेकिन उस एक स्पेसिफाई हो जाए तो फिर हम उससे पहले द लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको सेकंड सेंटेंस पे पता चल रहा होगा कि ये द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो उसी बुक का जिक्र कर रहा है जो कि उसके पास मौजूद है। तो इसलिए हमें इस बुक का पता चल गया कि यहाँ पे किस बुक का जिक्र है। स्पेसिफिक हो गई वो बुक, इसलिए हमने उससे पहले द लगा दिया। अब लिखा है कि आई मेट अ बॉय येस्टरडे। यहाँ पे हमें बॉय का नहीं पता कि कौन सा बॉय, किस बॉय से मुलाकात हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए हमने इससे पहले आर्टिकल जब लगाया तो हमने आ लगाया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस, द बॉय कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे किस बॉय की जिक्र हो रहा है, कि वो जो लड़का जो है वो कई ज़बानें जो है वो फ्लुएंटली या रवानी से बोल सकता है। किस लड़के की बात हो रही है? उस लड़के की जिससे कि कल मुलाकात हुई थी। तो स्पेसिफिकेशन हो गई। अब ये किसी भी लड़के की बात नहीं हो रही, ये उस लड़के की बात हो रही है जिससे कि कल मुलाकात हुई। अब ये एक स्पेसिफिकेशन आ गई, इसलिए हमने इस बॉय से पहले द लगा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। यहाँ पे आर्टिकल्स का टॉपिक आपका खत्म हुआ। नाउ द असाइनमेंट, इंशाल्लाह आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। जो भी रिटन वर्क उसमें मौजूद होगा आपने उसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है बेटा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।